अब सही मायने में इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप है क्या? अगर इसको हम कंपैरिजन के पहले एक बेसिक बात आपको याद दिला दें, और इसलिए कहा भी जाता है कि हर चीज़ एक सैद्धांतिक समझ आपको होनी चाहिए। अच्छा, हर चीज़ की सैद्धांतिक समझ हम कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कि हम हित समूह पढ़ना चाहते हैं। अगर हम हित समूह या दबाव समूह पढ़ना चाहते हैं, अगर हम हित समूह पढ़ना चाहते हैं, दबाव समूह पढ़ना चाहते हैं, कैसे इस बात का फिर अध्ययन करेंगे? अब आप याद रखिए, हित समूह, दबाव समूह आए कहाँ से? अब एक कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें, कोई भी चीज़ पढ़ें तो तुलनात्मक राजनीति का जब हमने परंपरागत अप्रोच पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि तुलना कहाँ तक सीमित होगी? राज्य सरकार संविधान तक। लेकिन जब तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक अप्रोच आने लगा तो फिर ग्रुप पॉलिटिक्स, समूह राजनीति की बात आने लगी। ग्रुप पॉलिटिक्स, समूह राजनीति की बात आने लगी। और ग्रुप पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स और दबाव समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। और ये बात चाहे जेफरसन है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत सारे लोग पार्टी के खिलाफ तो थे लेकिन ग्रुप के खिलाफ नहीं थे। तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं को भी आप देखेंगे, चाहे हैमिल्टन हो, जेफरसन हो, मेडिसन हो, ये लोग माना करते थे कि जब समाज में अनेक प्रकार के हित होते हैं, उदारवादी इसी तरीके से सोचते हैं, समाज में अनेक प्रकार के हित होते हैं। अब हित कौन से हैं? भाई समाज में अनेक समूह हैं, इसमें व्यापारी हैं, इसमें छात्र हैं, इसमें मजदूर हैं और किसान हो सकते हैं। यानी समाज में अनेक प्रकार के समूह होते हैं। और एक खास बात, अब समूह राजनीति की बात कब आई यूरोप और अमेरिका में? क्योंकि वहाँ के समाज औद्योगिक हुए, इंडस्ट्रियलाइज हो गए। जब समाज औद्योगिक हो गए, इंडस्ट्रियलाइज हो गए, तो लोगों को पता चला कि भाई उनके अधिकार क्या है, उनके हित क्या है, उनके अधिकार क्या है। तब इस बारे में, और चूंकि बात याद रखने की है कि ग्रुप पॉलिटिक्स की मान्यता लोकतांत्रिक देशों में आई, विद्वान भी ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक देशों की बात ही कर रहे हैं, और उनका कहना है कि लोकतांत्रिक देशों में, फिर हमने बताया कि मूल अधिकार होता है, तो उनको समूह संगठन बनाने का मूल अधिकार तो पहले से था। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई व्यक्तिगत रूप में, आप याद रखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है और मैं उसे बचाना चाहता हूँ, तो आपके पास क्या विकल्प है लोकतांत्रिक देश में? पहला, पार्टी बना लीजिए। दूसरा, उच्चतम न्यायालय में चले जाइए। तीसरा, कहीं एप्लीकेशन दीजिए, दरख्वास्त दीजिए। लेकिन इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है कि अपना एक समूह बना लीजिए। अब ज़रा सोचिए, अगर एक-एक छात्र अपनी माँग को लेकर बात करे तो उसका कम प्रभाव होगा। एक-एक किसान अपनी बात को लेकर आगे बढ़ाए, उसका कम प्रभाव होगा। लेकिन सारे किसान इकट्ठा हो जाएँ, प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हित समूह की बात आई। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमारा दायरा कहाँ बढ़ गया? हित समूह तक। और हित समूह क्या है? ग्रुप पॉलिटिक्स। इसका मतलब है समाज में अनेक लोगों के हित अलग-अलग हैं, अलग-अलग समूह के हित अलग-अलग हैं, और सर हर समूह अपने हितों की पूर्ति की बात करता है, और इसीलिए उसके मूल अधिकार हैं कि वो हित समूह बना सकता है। और ये लोकतांत्रिक देशों में ये हित समूह क्या करते हैं? अगर थोड़ा-सा हम रॉबर्ट ढाल की बात ले लें, रॉबर्ट ढाल जैसे लोग कहते हैं कि ये जो दबाव समूह होते हैं वो लोकतंत्र के, बड़े अच्छे लोकतंत्र के लिए सहायक होते हैं। और कैसे? हाँ, अभी बेसिक बात आपको बता देंगे कि हित समूह क्या है, दबाव समूह क्या है, लॉबिंग क्या है, लेकिन उसके पहले ये कॉन्टेक्स्ट बना दें कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं। इसलिए अगर रॉबर्ट ढाल की बात देखेंगे, गैलब्राथ की बात देखेंगे, तो ये कहते हैं कि बड़े अच्छे हैं ये तो। और रॉबर्ट ढाल ही नहीं, हमने कहा कि अमेरिकी संविधान निर्माता, ये अमेरिकी विचारक हैं, गैलब्राथ, रॉबर्ट ढाल और जेफरसन, हैमिल्टन, ये सब मानते हैं लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं समूह। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि एक खास बात देखेंगे, लोकतंत्र में मूल अधिकार तो होता ही है, लेकिन मूल अधिकार को बचाने के लिए शासन में सख्त पृथक्करण पाया जाता है। अमेरिका के संविधान या लोकतांत्रिक देशों के संविधान का मूल आधार क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। लोकतांत्रिक देशों के संविधान का मूल आधार है
सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। तो शक्ति के पृथक्करण का मतलब है विधायिका का काम अलग होगा, सरकार की कार्यपालिका का काम अलग होगा, न्यायपालिका का काम अलग होगा। और आप पूछेंगे ये शक्ति का पृथक्करण या विभाजन क्यों किया जाए? तो इसका उत्तर सीधा सा है कि शक्ति पृथक्करण को आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि शक्ति इकट्ठी रहेगी तो केंद्रीकृत होगी, और सरकार की शक्ति ज़्यादा हो जाए तो जनता के मूल अधिकार प्रभावित हो जाएंगे। तो सवाल अगला है, आपने संविधान से शक्तियों को बांट दिया, लेकिन इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या समाज में भी शक्तियों का पृथक्करण नहीं होना चाहिए? भाई संविधान में, क्योंकि संविधान याद रखिए समाज का एक छोटा सा उपकरण है, सरकार समाज का महत्वपूर्ण भाग है। तो जब आप समाज में चेंज नहीं करेंगे तब ग्रुप की कहाँ बात करेंगे? अब देखिए यहीं पे मार्क्सवादी बहुत चिढ़ते हैं उदारवादियों से। मार्क्सवादी कहते हैं देखो ये कैसी भटकाने वाली बात कर रहे हैं। अरे इकोनॉमी की बात करो यार, तुम लोग इकोनॉमी की बात करते नहीं, लोकतंत्र है, हित समूह है, दबाव समूह है। इसे देखिए मार्क्सवादी लिटरेचर में ये सब बातें नहीं आती। तो आप कहेंगे फिर मार्क्सवादी देशों में हित समूह है, दबाव समूह नहीं है? नहीं, होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो समझने वाली मुद्दा है कि आखिर में हित समूह लोकतंत्र के लिए अच्छा क्यों होता है। इधर कई लोग कहते हैं लोकतंत्र के लिए बुरा भी होता है, दोनों का अब हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये समाज में शक्ति पृथक्करण नहीं होगा। और शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि समाज में भी शक्ति का पृथक्करण आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? अगर समाज में एक ही समूह शक्तिशाली हो जाएगा तो वो कैसे काम बनेगा? भाई समाज में मान लीजिए व्यापारी ही बहुत प्रभावशाली हो जाए, फिर किसान और छात्र का हित खराब हो जाएगा। समाज में मजदूर ही बहुत प्रभावशाली हो गए तो हो सकता है बाकी लोगों के समूह प्रभावित हो जाए। इसलिए समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ हितों का बंटवारा हो। हर और हितों का बंटवारा होगा तो हर ग्रुप प्रभावशाली रहेगा, बार्गेन करेगा, सरकार पे दबाव का प्रयोग करेगा और अपने हितों को पूर्ण कर लेगा। इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यानी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक संविधान है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर के विचार को माना जाता है अलग अलग रूपों में। और सेपरेशन ऑफ पावर को माना ही इसलिए जाता है कि भाई देखो जो सत्ता में है, सरकार में है, उसको बहुत शक्ति है और उन शक्तियों का दुरुपयोग भी तो कर सकता है, उन शक्तियों का वो भ्रष्ट भी तो आचरण कर सकता है। इसलिए उन शक्तियों का प्रयोग जनता के लिए कैसे किया जाए, आम लोगों के लिए कैसे किया जाए, या शक्ति का दुरुपयोग न होने पाए, संविधान का ही निर्माण आवश्यक नहीं है, समूह भी होने चाहिए। और समूह क्या है? दबाव समूह। ये कॉन्टेक्स्ट है कि हम दबाव समूह क्यों पढ़ते हैं, दबाव समूह कैसे इस अध्ययन में आ गया। और ये बात तो बहुत जगजाहिर ऑब्वियस है कि दबाव समूह हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं। यही तो मॉडर्न अप्रोच है, हर जगह उसको हम लागू कर सकते हैं। अब दूसरी बात, फिर आपके मन में जो जिज्ञासा हो कि सर हित समूह, दबाव समूह, इनके अलग अलग मतलब क्यों होते हैं और कौन सा शब्द अच्छा है, क्या हम प्रयोग करें? तो अगर इस मान्यता पर हम विचार करें कि हमारे लिए, अब जरा देखिए, हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक है हित समूह, शब्दों के कई लोग तो इसी को प्रभावक समूह भी कर देते हैं, हित समूह कह देते हैं, फिर कहते हैं दबाव समूह कह देते हैं, प्रेशर ग्रुप कह देते हैं, कई बार तो इसे लॉबिंग भी कह दिया जाता है, लॉबिंग। और कई बार तो इसे कहा जाता है इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, प्रभावक समूह, अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, अभिप्राय एक ही है। अब देखिए हित का मतलब है, हमने बताया समाज में हर समूह के, प्रत्येक समूह के अपने हित होते हैं, हित समूह है। प्रत्येक समूह अपने हितों को पूर्ण करना चाहता है और समूह का मतलब ही है छात्र है, किसान है, व्यवसायी है, ये सब अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो ठीक है, हित समूह हो गया, और फिर आप कहेंगे सर हित समूह हो गया तो फिर पार्टी से अलग कैसे है? इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बात पर है कि फिर दबाव समूह क्यों है? अच्छा, ये भी ध्यान रखने की बात है, अगर प्रत्येक समूह है, छात्र है, किसान है, अपना हित पूरा करना चाहेंगे तो हित के लिए ये किस पे दबाव बनाएंगे? निश्चित तौर पर सरकार पे, सरकार या सरकार के तीनों अंगों पे दबाव बनाएंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम बस ये बात ध्यान देने की है कि आप कहेंगे, याद रखिए, हित समूह का काम सरकार पर दबाव बनाना है, सरकार बनाना नहीं। यानी हित समूह कह सकते हैं अर्ध राजनीतिक संगठन है,
ये सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार बनाने वाला काम नहीं करते। और दूसरी बात, सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार को विध्वंस करने की बात नहीं करते। यानी सरकार को अनुक्रियाशील बनाना अलग है, सरकार को ही खत्म कर देना अलग है। इसे कई बार मार्क्सवादी चिंतन में सरकार के खात्मे की बात की जाती है, सरकार हम बदलेंगे, पूंजीवाद का विनाश करेंगे। ये बातें हित समूह में तो नहीं है, इंटरेस्ट ग्रुप के अध्ययन में नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात, पूरी बात अमेरिकन लोग लेके आ रहे हैं। अब दूसरी बात, तो फिर जब ये अपने हितों को पूरा करने के लिए सरकार से कोई बात करेंगे, सरकार धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अलग अलग तरीके अपना सकते हैं कि सरकार उनकी बात मान क्यों ले, या सरकार उनके पक्ष में कोई प्रावधान क्यों बना दे, ये तर्क वो लाते हैं। लेकिन जब कहते हैं दबाव समूह, याद रखिए दबाव समूह हित समूह ही है, लेकिन दबाव समूह का नकारात्मक ज्यादा है। भाई हित समूह हम कहते हैं तो ये ज्यादा तटस्थ शब्द है। ठीक है, सभी के हित है तो सभी के हित है तो लोग अपना पूरा करेंगे। लेकिन जब दबाव की बात करने लगते हैं, याद रखिए कोई कहे हम पे दबाव डालना, और कई बार तो हम भी घर पे दबाव डालते रहते हैं, टीचर पे दबाव डालते रहते हैं, जल्दी खत्म कर दो क्लास, या और पढ़ा दो, या क्वेश्चन का आंसर बता दो। वैसे हम घर पे भी अलग अलग किस्म के दबाव का प्रयोग करते रहते हैं। तो दबाव समूह की जब बात की जाती है तो पहले देखने में बड़ा नकारात्मक लगता है। यानी घर पे दबाव का प्रयोग करिए, कभी न कभी आपने किया होगा, ना भाई मैं मोबाइल चाहिए, और अगर मुझे मोबाइल नहीं मिला तो मैं फिर घर पे नहीं रहूँगा, मुझे बाइक नहीं मिली तो मैं फिर होली पे आऊँगा ही नहीं। दबाव का प्रयोग, अलग अलग दबाव का, बहनें दबाव का प्रयोग करती हैं कि राखी की बात बंधवाने में हमें इतना पैसा नहीं मिला, मैं तो दबाव का प्रयोग तो सब करते रहते हैं। अब दबाव का मतलब क्या है कि नकारात्मक शब्द माना जाता है, मतलब कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, दबाव नहीं डालना चाहिए। भाई अपने हितों की बात अब कर दिए तो ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं दबाव समूह का मतलब है सरकार पे दबाव डालना। अब दबाव क्यों डाल रहे हैं, क्या आपकी मांगे तार्किक हैं, अतार्किक हैं, फिर भी आप दबाव डाले जा रहे हैं, और दबाव इसलिए डाले जा रहे हैं कि आपके पास संख्या है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो लोग कहते हैं, और दूसरा डिफिनेशन ये होता है, दूसरा अंतर्कारक पढ़ सकते हैं। पहला, दबाव समूह का नकारात्मक शब्द है जो सरकार पे दबाव की बात करता है। ये समूह के न्यूट्रल है, तटस्थ है, मतलब ये बताता नहीं मैं दबाव करेंगे, स्वैच्छिक रूप में काम करेंगे, इससे संकेत नहीं मिलता। और दूसरा, कहा जाता है दबाव समूह वे हित समूह हैं जो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यानी भाई समूह तो हम बना सकते हैं, अब हमारे यहाँ प्राइमरी शिक्षक का भी एक समूह है, बैंक के अधिकारियों का भी एक समूह है। अब देखिए बैंक के कर्मचारी अगर स्ट्राइक कर दें, सरकार पे तुरंत दबाव बन जाता है, उनकी बात मानेगी। और इसलिए कहा भी जाता है कि हमारे व्यवसायी भी एक समूह है, यानी ऐसा समूह जो सरकार पर दबाव बना पाए वो है दबाव समूह। इसका मतलब है हर दबाव समूह हित समूह होता है, लेकिन हर हित समूह दबाव समूह नहीं होता। हर हित समूह दबाव समूह नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी टीचर्स अगर हड़ताल भी कर दें तो बच्चे अलग खुश और टीचर अलग खुश, उसका सरकार पे दबाव ही नहीं पड़ता। इसलिए आप देखेंगे किसानों का दबाव समूह हमारे उतना पावरफुल नहीं है, किसानों का भी दबाव समूह हमारे उतना पावरफुल नहीं है, नहीं तो अभी ये सरकार दबाव में आ जाती है। इसलिए हर हित समूह सरकार पे दबाव का प्रयोग नहीं कर पाता, इसे हर हित समूह दबाव समूह नहीं होता, ये भी अंतर कर सकते हैं। लेकिन हर दबाव समूह हित समूह होता है, क्योंकि जो दबाव डाल रहा है वो कौन है, या तो व्यापारी है, या किसान है, या छात्र है। और दबाव क्यों डाल रहा है, क्योंकि उसका अपना एक हित है, उसका अपना एक हित है। तीसरी बात, लॉबिंग। अमेरिका में इसी हित समूह या दबाव समूह, इसलिए कई लोग तो हित समूह, या कई लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसल ग्रुप, प्रभावक समूह, कई लोग कहते हैं भाई दबाव समूह प्रयोग करिए, प्रभावक समूह प्रयोग करिए। और जो अंतर हम कर रहे हैं वो बड़े ही तकनीकी ही किस्म के हैं, बहुत सैद्धांतिक नहीं है, बड़े तकनीक किस्म के हैं कि जो प्रभावशाली यानी व्यापारियों का समूह कहाँ माना जाएगा, दबाव समूह, किसानों का समूह कहाँ माना जाएगा, हित समूह, क्योंकि जो सरकार पे प्रभावी दबाव का प्रयोग न कर पाए वो कौन होंगे, हित समूह। जो सरकार पर प्रभावी दबाव का प्रयोग कर ले वो कौन होंगे, दबाव समूह। इसी को अमेरिका में लॉबिंग कहा गया, अमेरिका में इसी प्रणाली को लॉबिंग कहा गया। और कारण ये था कि अमेरिका की तकनीक रूप में देखा जाए तो लॉबिंग का मतलब क्या है,
अमेरिका का सीनेट, जो वहाँ का उच्च सदन है, राज्यसभा जैसा हमारे यहाँ, जो अमेरिका का सीनेट है, वहाँ उसकी लॉबी में खड़े होके कुछ लोग अमेरिका की सीनेट के लॉबी में खड़े होते थे, और लॉबी में खड़े होकर वो अपने कुछ काम करवाने के लिए वहाँ के सांसदों पर दबाव का प्रयोग करते थे। उसी बात से ये बड़ा शब्द प्रचलित हो गया, लॉबिंग। लॉबिंग लॉबिंग भी दबाव का ही एक तरीका है, एक दबाव समूह है, दबाव डालने की पद्धति है। ये पहले लोग कहा करते थे कि ना ना, लॉबिंग तो केवल विधायिका पे दबाव का प्रयोग करती है। अभी दबाव समूह तो व्यापक शब्द है, वो कार्यपालिका पे कर सकता है, प्रशासन पे कर सकता है। यद्यपि बस ध्यान देने की बात है कि लोग मानते हैं कि न्यायपालिका पे दबाव का प्रयोग नहीं होता, खास तौर पे लोकतांत्रिक देशों में, क्योंकि न्यायपालिका तो स्वतंत्र होती है, निष्पक्ष होती है। इसीलिए तकनीक के अंतर देखा जाए तो लॉबिंग तो केवल विधायकों को प्रभावित करने का तरीका है, और चूंकि अमेरिका में सीनेट बहुत प्रभावशाली है, इसलिए लोग वहां सीनेट को प्रभावित करने का प्रयास करते थे। लेकिन सामान्य तरीके से देखा जाए तो लॉबिंग कहिए, दबाव समूह कहिए, प्रभावक समूह कहिए, हित समूह कहिए, एक ही है। तकनीक के अंतर आप कर सकते हैं, तकनीक के अंतर आप कर सकते हैं कि भाई दबाव समूह ज़्यादा प्रभावशाली हित समूह है, और खासतौर व्यापारी समूह। इसको हम एक सैद्धांतिक तरीके से भी आपको बताएंगे, लेकिन अब थोड़ा सिद्धांत के मामले पर आ जाए। अभी तो हमने व्यवहारिक बात बता दी, बेसिक बात। अब हम दबाव समूह के प्रकार की बात करें तो देखिए, हमने, अगर आपको याद होगा, ऑमंड एंड पाउल, जब संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम ऑमंड एंड पाउल का हमने बताया था, तो उस समय हमने बताया था कि ऑमंड एंड पाउल ने 4 प्रकार के दबाव समूहों की बात की। तो अगर हम सैद्धांतिक भी इसका मतलब समझ लें कि अब हम इसका, ऑमंड एंड पाउल ने 4 प्रकार के दबाव समूह की बात की थी। ऑलमंड एंड पावेल, अभी यही सिद्धांत से हम तुलना कर लें। और हम सैद्धांतिक कब होते हैं? जब विचारकों के रेफरेंस से बात करते हैं। सैद्धांतिक का मतलब है कि लोकतंत्र के संदर्भ में बात करें, केवल व्यवहारिक उदाहरण नहीं। और क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे लोगों ने किया है, ब्लॉन्डेल ने किया है, सारे लोगों ने किया है, मूल आधार एक है। अगर आपने बेसिक बात समझ ली तो बाकी क्लासिफिकेशन सब केवल शब्दों के परिवर्तन मात्र है। तो ऑमंड एंड पाउल ने दबाव समूह के कितने प्रकार माने? तो उन्होंने कहा पहला दबाव समूह कैसा है? एसोसिएशनल या साहचर्यात्मक। पहला दबाव समूह कैसा है? एसोसिएशनल। दूसरा कैसा है? गैर एसोसिएशनल, गैर साहचर्यात्मक। तीसरा कैसा है? संस्थात्मक, इंस्टीट्यूशनल। और चौथा कैसा है? प्रदर्शनकारी, एनोमिक। प्रदर्शनकारी या एनोमिक। तो ऑमंड एंड पाउल की बात देखी जाए तो दबाव समूह 4 प्रकार के होते हैं। दबाव समूह 4 प्रकार के होते हैं। उसमें साहचर्यात्मक, गैर साहचर्यात्मक, संस्थात्मक, प्रदर्शनकारी। अब इसी के द्वारा हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कैसे समाज का फर्क होता है, राष्ट्र का फर्क होता है। अब साहचर्यात्मक का सीधा सा मतलब है, जैसे आप देखेंगे कि हमारे एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप कौन है? किसान दबाव समूह, व्यापारी दबाव समूह, ये सब क्या है? एसोसिएशनल, छात्र दबाव समूह। अब ये बात तो हमने बता दिया है कि लोकतंत्र में ऐसे दबाव समूह बनाना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और अपने हितों को पूरा करने के लिए ऐसे दबाव बनाए जाते हैं। साहचर्यात्मक का मतलब है, समाजशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो 2 प्रकार के समूह होते हैं। एक तो जो स्वाभाविक होते हैं, जो हमें जन्म से मिल जाते हैं। तो एक ऐसे समूह होते हैं जिसकी सदस्यता हम जन्म से हमें मिल जाती है। जन्म से कैसे? क्योंकि जाति है, हमारी भाषा है, हमारा धर्म है, ये सब लगभग जन्म से तय हो जाता है। तो यानी 2 प्रकार के समाज में समूह होते हैं जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पे बनते हैं। उसे कहते हैं प्राथमिक समूह। इसका मतलब जिसे बनाने में हमारा बहुत कम योगदान है, हमारा योगदान नहीं है, समाज का योगदान है। लेकिन दूसरे हैं सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स, इन्हें बनाने में हमारा योगदान है, इनकी सदस्यता जन्म से नहीं मिलती। इसलिए आप देखेंगे गैर साहचर्यात्मक दबाव समूह क्या है? जैसे भारत में आप देखेंगे कि अलग अलग जातियों के आधार पर दबाव समूह बन गए हैं। भारत में तो अलग अलग जातियों के आधार पर दबाव समूह बने हुए हैं।
जैसे क्षत्रिय समाज, मीना समाज। अब ये एग्जाम्पल क्या है गैर साहचर्यात्मक दबाव समूह का? गुर्जर समाज, और हमारे यहाँ बड़े प्रभाव का प्रयोग करते हैं जाट समाज, ये हमारे यहाँ बड़े प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि यही दबाव समूह, तो ये गैर साहचर्यात्मक क्यों है? क्योंकि ये प्राथमिक सामाजिक समूह है। ये जन्म जाति भाषा के आधार बने हुए हैं। ये एसोसिएशन क्यों है? क्योंकि अपने हितों को पूरा करने के लिए हमने एक समूह बना रखा है, ये एसोसिएशन है। और दूसरा, अब देखेंगे संस्थात्मक। अब वैसे तो आपको देखने में लग जाएगा हाँ यार ये तो साहचर्यात्मक संस्थात्मक की जैसा है। नहीं, संस्थात्मक साहचर्यात्मक अलग अलग है, क्योंकि संस्थात्मक का मतलब है ऐसे दबाव समूह जो सरकार के भाग होने के कारण, सरकार के भाग या शासन के भाग होने के कारण बड़े महत्व के बन जाते हैं। जैसे कि देखेंगे सिविल सेवकों का समूह, सैनिक अधिकारियों का समूह। जो सिविल सेवक है, सैनिक अधिकारी है, ये बड़े प्रभावशाली दबाव का प्रयोग करते हैं, जबकि ये ऐसा कभी धरना प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन चूंकि डिसीजन मेकिंग के पार्ट होते हैं। यानी संस्थात्मक भी जन्म के आधार पर नहीं मिलता, लेकिन चूंकि ये निर्णय निर्माण करने वाली संस्थाओं के पार्ट होते हैं, इसलिए सरकार के भाग होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिविल सेवक, सैनिक अधिकारी, ये संस्थात्मक दबाव समूह है। और इसका मतलब साहचर्यात्मक संस्थात्मक में आप अंतर कर सकते हैं। साहचर्यात्मक का मतलब है कोई भी से बना सकता है, इसमें सरकार के भाग होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संस्थात्मक का मतलब है मैं सरकार के भाग हैं इसलिए पावरफुल हैं, क्योंकि आप निर्णय बना सकते हैं, निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि प्रदर्शनकारी का मतलब है ऐसे दबाव समूह जो बड़े ही आकस्मिक होते हैं। आकस्मिक होते हैं, दीर्घकालिक नहीं होते, और किसी आकस्मिक उद्देश्य के लिए बनेंगे फिर बिगड़ जाएंगे। आकस्मिक भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं। देखिए औपचारिक का मतलब क्या है? जब किसी दबाव समूह की सदस्यता लेने के लिए आपको वहाँ पे मेंबरशिप की बात पड़े, उसकी मीटिंग हो, उसके पदाधिकारियों का चयन हो, तो समूह कहलाएगा औपचारिक। औपचारिक का मतलब है जो समूह नियम कानून के आधार पर चलता हो। लेकिन अनौपचारिक का मतलब है कोई नियम कानून नहीं है। जैसे कि सरकार किसी नीतियों के खिलाफ अचानक हम सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही भी दबाव समूह है, प्रदर्शनकारी, एनोमिक। तो इसमें न तो कोई दीर्घकालिकता होती है, और न प्रदर्शन कोई महासचिव, और न ही प्रदर्शन कोई संगठन का अध्यक्ष होता है। बस में सब लोग आए, और न किसी की मेंबरशिप होती है। ये क्या है? अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक शब्द हमेशा सब तुलनात्मक होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया औपचारिक एग्जाम्पल क्या है? साहचर्यात्मक। इनकी मेंबरशिप होती है, इनके पूरे पदाधिकारी होते हैं, इनके सारे व्यवस्थाएं होती हैं। ये है 4 प्रकार के दबाव समूह। अब इसी को कंपैरिजन के लिए अगर प्रयोग कर लिया जाए तो आप बड़े आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? अब आप पूछेंगे कि विकासशील देशों में कौन सा दबाव समूह ज़्यादा सक्रिय होता है, तो उत्तर क्या आएगा? गैर साहचर्यात्मक। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि विकसित देशों में ऐसा दबाव समूह होता ही नहीं, होता है, उतना प्रभावी नहीं होता, और हमारे यहाँ तो बड़ा प्रभावकारी होता है विकासशील देशों में। और कारण क्या है? भाई विकासशील देशों में अभी भी औद्योगिकरण होना बाकी है, समाज में जाति धर्म की पहचानें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, जबकि साहचर्यात्मक को देखेंगे तो ये दुनिया के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन अगर लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक कंपैरिजन करेंगे कि साहचर्यात्मक कहाँ ज़्यादा अच्छा पाया जाता है, लोकतांत्रिक में या गैर लोकतांत्रिक में, तो फिर आपको उत्तर अलग मिलेगा। इसलिए अब जरा आप देखिए, अब तुलना कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से देख लीजिए। कैसे तुलना करेंगे? एक तो शासन प्रणाली के आधार पे, तो शासन प्रणाली के आधार पे एक हो सकता है। दूसरा, राजनीतिक संस्कृति के आधार पे, लोगों की सोच कैसे है, लोगों के विचार कैसे हैं। तीसरा, दलीय प्रणाली के आधार पे, इन सब के आधार पर तुलना की जा सकती है। और चौथा, अब लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक, ये भी आप कह सकते हैं कि वैसे शासन प्रणाली में तो बात आई गई है। अगर शासन प्रणाली के आधार पर हम देखें, विकासशील, वहां विकासशील विकसित कर लें हम, विकासशील और विकसित, तो हर तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे शासन प्रणाली में
अब आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक देशों में कौन सा दबाव समूह ज़्यादा प्रभावशाली होगा, तो निश्चित तौर पर साहचर्यात्मक। गैर लोकतांत्रिक देशों में, तानाशाही देशों में, अब ये तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्या गैर लोकतांत्रिक देशों में साहचर्यात्मक प्रभावी होगा, तो नहीं, वहाँ पे संस्थात्मक ज़्यादा प्रभावकारी होगा। चाइना में ये फ़र्क है। लोकतांत्रिक देशों में हमेशा कोई समूह संगठन बनाना फंडामेंटल राइट है। गैर लोकतांत्रिक देशों में समूह संगठन का निर्माण करना फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। अब समूह संगठन का निर्माण करना फंडामेंटल राइट नहीं है तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो वहाँ फिर दबाव समूह कौन से प्रभावशाली होते हैं, जो शासन के ही भाग होते हैं। तो शासन में कहीं न कहीं है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे सिविल सेवक हो, चाहे सेना हो, वो प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए अब देखिए, शासन की प्रणाली से दबाव समूहों कार्यप्रणाली तय होती है। दूसरा, कल्चर। अमेरिका में दबाव समूहों को सकारात्मक माना जाता है। कल्चर का मतलब वहाँ की सोच ऐसी है, वहाँ के विचार ऐसे हैं। जबकि यहीं पे फ्रांस चले आएंगे, इंडिया चले आएंगे, तो आज भी लॉबिंग को, दबाव समूह को नकारात्मक माना जाता है। अब दबाव समूह को नकारात्मक क्यों माना जाएगा, कि केवल कुछ लोगों के हितों की बात करते हैं। दबाव समूह को नकारात्मक इसलिए कि वो कुछ लोगों के हितों की बात करते हैं, पावरफुल लोगों के हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, इससे यहाँ पे इसको नकारात्मक माना जाता है। लोग कहते हैं नहीं भाई, आप तो पूरे समाज के हित की बात करते ही नहीं, यानी कंबल ओढ़ कर घी पीते हैं। और सैमुअल फाइनर ने, एसी फाइनर ने, यानी हरमन फाइनर नहीं, सैमुअल फाइन, दो फाइनर है। तो एसी फाइनर ने कहा था एनोनिमस अंपायर। एनोनिमस अंपायर का मतलब होता है कि ऐसे एक साम्राज्य हैं जो दिखते नहीं लेकिन बड़े प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो नकारात्मक क्यों पाया जाता है, क्योंकि आलोचक कहते हैं भाई लोकतंत्र में अगर हम जनता का शासन है और जनता ने जिस संस्था को चयन किया है उस पर अगर कोई पिछले दरवाजे से दबाव का प्रयोग करेगा तो ये तो हमें पसंद नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब केवल आप कुछ ही लोगों के हितों की बात करते हैं, ये उनकी आलोचना है। यद्यपि हमने बताया था, उसके जवाब में उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि जो दबाव समूह के पक्षधर है, जो अमेरिकन है, वो ये मानते हैं कि भाई दबाव, ये दही समूह बनाने का सभी को अधिकार है और सभी अधिकार है, सब सजग रहे, और जब समूह बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे, स्वाभाविक रूप में पूरी जनता की भलाई होगी। और फिर दलीय व्यवस्था कैसे, अब देखेंगे जहाँ पे दो दलीय व्यवस्था पाई जाती है, जहाँ पे दो दलीय व्यवस्था है वहाँ दबाव समूह कम प्रभावशाली होते हैं, बहुदलीय व्यवस्था में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में क्यों, क्योंकि यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है, उन्हें काम करने का ज़्यादा अधिकार मिल जाता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। विकासशील देशों में जो जाति धर्म के आधार पे हैं, तो विकासशील देशों में गैर साहचर्यात्मक ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, विकसित देशों में साहचर्यात्मक। तो ये कंपैरिजन है। बहुदलीय शासन में फिर आप कहेंगे कि अध्यक्षीय शासन में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं दबाव समूह या संसदीय। तो अब ये देखिए, वो कल्चर की बात है। अगर अमेरिका के अध्यक्षीय शासन की बात करें तो अमेरिका में दबाव समूह खूब पावरफुल है, जबकि अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है। एक ही जगह एक ही फार्मूला हर जगह लागू नहीं होता। विकासशील देशों में गैर साहचर्यात्मक दबाव समूह खूब प्रभावशाली है। इसीलिए अगर हम दबाव समूह की बात करें तो चार प्रकार हो गए। और फिर दबाव समूह के लास्ट में आपको बता दें कि किस तरीके से ये दबाव समूह के लास्ट में एक मॉडल है, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल की बात की है। और फिर हमने कहा कि दबाव समूह कितने प्रभावशाली होंगे, ये दिखता है कि पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, जो हमने बता दिया अमेरिका में प्रभावशाली है। यानी दबाव समूह शासन प्रणाली कैसी है, वहाँ प्रभावशाली दिखेंगे। दबाव समूह पार्टी सिस्टम कैसा है, उनकी प्रभावकारिता इस बात से निश्चित होगी। और दबाव समूह लोकतांत्रिक है या नहीं है, इसका जवाब तो हम बाकायदा दे सकते हैं। तो ये कंपैरिजन ये भी बताता है कि दबाव समूह कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से दबाव समूह कहाँ-कहाँ प्रभावशाली होंगे। इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं हम, जिसको स्लाइड में कहा गया है। लेकिन दबाव समूह लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं है, यदि हमने बात पहले बता दी, तो दबाव समूह लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं है, इसका एक चित्रण हम अलग से देख लें। तो कहा जाता है दबाव समूह के तीन मॉडल हैं। एक है बहुलवादी, सैद्धांतिक ये विश्लेषण है।
जिसको रॉबर्ट हाल, चार्ल्स लिंडब्लॉम जैसे लोग मानते हैं, जो और दूसरा है कारपोरेटिस्ट मॉडल, कारपोरेट मॉडल। तीसरा है नव दक्षिण पंथवादी मॉडल, या जो बाजारवादी मॉडल कहा जाता है। ये 3 मॉडल हैं, और तीनों मॉडल में फिर इसी बात की उत्तर मिल जाएगा कि क्या दबाव समूह प्रभावशाली है या नहीं है, दबाव समूह लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं है। फिर इसी बात को हम कहीं न कहीं तो रॉबर्ट हाल, चार्ल्स लिंडब्लॉम जैसे लोग मानते हैं कि दबाव समूह लोकतंत्र के लिए बेहतर है, क्योंकि ये सभी को इसके बनाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि 1-2 लोगों को अधिकार है, दूसरे को अधिकार नहीं है। तीसरी बात है, कारपोरेट मॉडल ये मानता है कि नहीं, अच्छा कारपोरेट मॉडल को भी व्याख्या करने वाले रॉबर्ट हाल और चार्ल्स लिंडब्लॉम है। अब देखिए, अब इन्होंने ये बात थोड़ी सी पहली वाली बात को कैसे संशोधित किया, और इन्होंने किताब भी लिखी पॉलिटिक्स एंड मार्केट, दोनों ने मिल किताब लिखी पॉलिटिक्स एंड मार्केट। देखिए यहाँ पे जो बहुलवादी मॉडल का मतलब है कि दबाव समूह कैसे पाए जाते हैं, इस तरीके के समाज में अनेक दबाव समूह हैं, सबके अलग अलग महत्व है, कोई इसमें कम और ज़्यादा नहीं है। लेकिन कॉरपोरेटिस्ट मॉडल ऐसी नहीं बात करता। कॉरपोरेट मॉडल की बात है कि नहीं, दबाव समूह ऐसे पाया जाता है, यानी कुछ दबाव समूह बहुत ऊंचे जैसे व्यावसायिक दबाव समूह, जो व्यावसायिक दबाव समूह है वो बाकी से प्रभावशाली है, और फिर किसान, छात्र सब नीचे आते हैं। याद रखिए, जब हम इस तरीके का मॉडल बनाते हैं, इसका मतलब है कि हर दबाव समूह का अपना अपना रोल है, हर दबाव समूह अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब कॉरपोरेटिस्ट मॉडल पे आते हैं, इसका मतलब है कि नहीं, दबाव समूह में अधिक्रमता है, और इसीलिए दबाव समूह फिर लोकतंत्र के प्रतिकूल माने जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग पावरफुल जो हैं, जैसे हमारे फिक्की है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स इन इंडिया, तो क्या फिक्की को भी धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है? तो आप कहेंगे ये कहेंगे छात्र दबाव समूह जैसे हैं वैसे व्यापारिक है, वैसे किसान है, ये बहुलवादी मॉडल है। तो लोग कहते नहीं, ये दबाव समूह का कॉरपोरेटिस्ट मॉडल है। कई बार इसी को लोग न्यू कॉरपोरेट मॉडल भी कहते हैं, कि कॉरपोरेट मॉडल की बात तो पहले मुसोलिनी किया करता था। तो न्यू कॉरपोरेट मॉडल भी इसी को कहा जाता है कि उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, फिर तो लोकतांत्रिक निर्णय को बाधा पहुंचा देंगे। इसलिए तो अज्ञात साम्राज्य है, इसलिए तो अज्ञात साम्राज्य है। तो ये अपने आप में, तो इनके हिसाब से देखा जाए तो लोकतंत्र को थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं ये, क्योंकि किसी के प्रति उत्तरदायी तो होते नहीं, जवाबदेह तो होते नहीं, निर्वाचित भी नहीं होते। लोकतंत्र का फार्मूला है कि शासन सत्ता उसी के पास होनी चाहिए जो निर्वाचित हो, गैर निर्वाचित ना हो। गैर निर्वाचित के पास शासन सत्ता केंद्र नहीं होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी का फार्मूला है। तो एक ही चीज़ को कहने के अलग अलग तरीके हैं। जो न्यू राइटिस्ट मॉडल है वो क्या कहते हैं, देखिए न्यू राइटिस्ट मॉडल का मतलब है कि जो कि बड़ी व्यवहारिक बात करते हैं, और उनका सीधा सा कहना है कि भाई देखो, जो जितने भी ये दबाव समूह बनते हैं, कोई भी समूह बनाता है क्योंकि व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि व्यक्ति मूलतः अपने हितों को ही पूरा करना चाहता है, और हितों के लिए वो दबाव समूह बनाता है, हितों के लिए ही दबाव समूह बनाता है। अब जब हितों के लिए दबाव समूह बनाएगा, तो इनका ये कहना है कि सही मायने में, इनका कहना है कि सही मायने में बाजार ज़्यादा प्रभावशाली तरीका होता है हितों को पूरा करने के लिए, बजाय कि कोई समूह आके इकट्ठा हो जाए। इसलिए जो न्यू राइटिस्ट मॉडल है वो दबाव समूहों को बहुत अच्छा नहीं मानते, वो प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, और जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा वो देश के लिए कैसे अच्छा होगा, क्योंकि ये दबाव बना के आपको आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने नहीं देंगे। अब कुछ भी, आप हाईवे बना रहे हैं, किसान धरना कर देंगे, हाईवे बना रहे हैं, किसान धरना कर देंगे, या आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो अब हमारे यहाँ तो जब भी कोई पावर प्रोजेक्ट लगेगा, हाईवे बनेगा, कोई ना कोई धरना करने के लिए आएंगे। इसलिए जो समूह बन रहा है वो पावरफुल नहीं होता, और इसलिए हर व्यक्ति को निर्णय करने का अधिकार दिया जाए, बाजार को चयन करने का अधिकार दिया जाए, इस तरीके से दबाव समूह का प्रयोग न किया जाए। तो जो बाजारवादी, जो नव दक्षिण पंथवादी मॉडल है, वो दबाव समूह के बजाय बाजार को और व्यक्ति के चयन को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन अगर इसे में अगर आप मार्क्सवादियों से पूछेंगे तो इसमें राल्फ मिलीबैंड का नाम आ जाएगा। राल्फ मिलीबैंड जिसको थियोरी में विस्तार से पढ़ते हैं, तो इसी में अगर पूछेंगे मार्क्सवादियों की बात, तो राल्फ मिलीबैंड जैसे लोग आ जाएंगे,
और रॉल्फ मिलीबैंड कहेंगे ये दबाव समूह, ये सब पूंजीपतियों के संयंत्र है, ये सब केवल शोषण के यंत्र हैं। तो रॉल्फ मिलीबैंड जैसे लोग दबाव समूह को मानते ही नहीं। उनका कहना ये पूंजीपतियों के संगठन है और समाज में सही मायने में अनेक दबाव समूह होने का मतलब नहीं है, ये सब केवल शोषण के अलग अलग उपकरण हैं। रॉल्फ मिलीबैंड इस बात से सहमत नहीं होते, इसलिए सबकी बात में आंशिक सच्चाई है। मार्क्सवादी दबाव समूह को मानते ही नहीं। अब ये कहना कौन सही है कौन गलत है, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके तर्क अपने अपने हैं। यही है दबाव समूह की बात, ये है दबाव समूह। और फिर अब हम देखें कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। हमने दबाव समूह देख लिया, अब दबाव समूह का मतलब एक ही अगर निष्कर्ष आप देखेंगे तो बहुलवादी मॉडल क्या मानता है, ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। कॉर्पोरेटिस्ट मॉडल कहता है कि नहीं, लोकतंत्र के लिए बेहतर हो न हो, एक विशेष समूह को आगे बढ़ाता है, तो लोकतंत्र के लिए उतना बेहतर नहीं है। नव दक्षिण पंथवादी मॉडल मानेंगे तो कहेंगे भाई देखो, ये तो अपने आप में व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है और व्यक्ति समाज के हितों की बात बिल्कुल नहीं करता, तो हर व्यक्ति को आगे महत्व दिया जाए, बाजार को महत्व दिया जाए। तो नव दक्षिण पंथवादी मॉडल भी दबाव समूह के बारे में सकारात्मक राय नहीं रखता, बाजार की बात करता है। लेकिन अंत में अगर हम तुलना करें कि ये दबाव समूह और दल के बीच में क्या अंतर है, अब जरा देखें, राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह वैसे एक मामले में समानता है कि दोनों ग्रुप पॉलिटिक्स पे आधारित है, दोनों व्यवहारिक राजनीति की बात करते हैं, प्रकार की बात हम दोनों में करते हैं। लेकिन अगर अंतर देखना हो तो हम ऑलमंड एंड पाउल का यहाँ जिक्र करेंगे। तो ऑलमंड एंड पाउल ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि दल का काम क्या होता है, हितों का संचयीकरण, यानी सभी प्रकार के हितों को एक करना, सभी प्रकार के हितों को इकट्ठा करना, सभी प्रकार के हितों को एक करना, इकट्ठा करना, ये है हितों का संचयीकरण। जबकि दबाव समूह काम क्या होता है, हितों का अभिव्यक्तिकरण। इसका मतलब है, याद रखिए, अब दबाव समूह हर हित के लिए अलग अलग बने होते हैं, दबाव समूह हर हित के लिए अलग अलग होते हैं, हर हितों का अलग अलग दबाव समूह होता है। लेकिन दल की बात तो ऐसी नहीं होती, दल को तो पार्टी माना है, पावर माना है, इसलिए दल हमेशा हितों का संचय करते हैं। इसलिए दल में हर समूह के, प्रत्येक समूह के हितों के संरक्षण होते हैं, प्रत्येक समूह के हितों का संरक्षण होता है। दल में प्रत्येक हितों के समूह का संरक्षण होता है और सबको इकट्ठा कर लेंगे। और क्योंकि दल का उद्देश्य क्या है, शक्ति प्राप्त करना, दल का मूल उद्देश्य क्या होता है, सत्ता और शक्ति प्राप्त करना, सत्ता और शक्ति प्राप्त करना, ये इनका मूल उद्देश्य है। जबकि आप जाएंगे दबाव समूह पर आएंगे तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग हितों के लिए अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है कि ये विभिन्न होते हैं और ये कभी भी सत्ता प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, बल्कि सत्ता पे दबाव करते हैं, सरकार पे ये दबाव का प्रयोग करते हैं, न कि सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। ये सरकार पे दबाव का प्रयोग करते हैं, सरकार बनाने का प्रयास ये बिल्कुल नहीं करते। इसलिए आप देखेंगे कि दबाव समूह और हित समूह में अंतर है। और जब दबाव समूह हित समूह में अंतर पूछा जाए तो स्वाभाविक रूप में आप प्रकार बता देंगे कि दबाव समूह के 4 प्रकार मानते हैं। ऑलमंड एंड पाउल ने पार्टीज के अलग कार्य बता रखे हैं। तो पार्टी का मूल काम क्या है, इनका काम व्यापक होता है। अंतर और भी हो सकता है, जैसे दबाव समूहों की जो सदस्यता होती है वो इकट्ठे यानी इंक्लूसिव होती है। हम एक साथ कई दबाव समूहों के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की सदस्यता इंक्लूसिव होती है, एक्सक्लूसिव होती है, अपवर्जी होती है। यानी कोई व्यक्ति एक साथ एक ही पार्टी का सदस्य हो सकता है, एक पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। और पार्टी में विचारधारा भी होती है, दबाव समूह के लिए विचारधारा वगैरह की कोई बात नहीं होती।
पार्टी में विचारधारा हो सकती है, दबाव समय में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है।